बीए भाग द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम हिंदी नाटक के उद्भव विकास के संदर्भ में प्रसाद एवं प्रसादोत्तर युग के नाटकों के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग तथा सुधारवादी द्विवेदी युग के संदर्भ में बात की थी। भारतेंदु के पश्चात जैसा सर्वांगीण प्रतिभाशाली रचनात्मक व्यक्तित्व संपन्न दूसरा कोई भी कलाकार हिंदी में उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी नाटकों के विकास का जो आरंभ भारतेंदु युग में हुआ था वह प्रसाद युग में अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचा। वस्तुतः वे इस क्षेत्र के सम्राट हैं और वह इसलिए नहीं कि उन्होंने नवीन शैली से नाटकों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों का श्रृंगार किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटकों के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान करके उनमें शील वैचित्र्य का समावेश किया, उनके अंतर्द्वंद्व का कलात्मक पूर्ण चित्रण किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में पाश्चात्य तथा भारतीय नाट्य कला का सुंदर सामंजस्य किया। इनके नाटक रस संवलित तथा चारित्रिक अंतर्द्वंद्व से संपन्न है। भारतीय नाटकों का उद्देश्य रस संसार करना है, जबकि पाश्चात्य नाट्य परंपरा इससे भिन्न है। उसमें विषय वस्तु तथा चरित्र चित्रण पर बहुत जोर दिया जाता है। वैसे तो भारतेंदु ने भी अपने बाद के नाटकों में संस्कृत नाटकों की मंगलाचरण, नांदी पाठ तथा प्रस्तावना का बहिष्कार कर दिया। इनके नाटक तो दुखांत है और न ही सुखांत बल्कि प्रसादांत है। उनके नाटकों का अंत ऐसा वैराग्यपूर्ण भावना से होता है कि जिसमें नायक की विजय तो हो जाती है, किंतु स्वयं उपभोक्ता न बनकर प्रतिनायक को ही लौटा देता है। इस प्रकार के विचित्र अंत को प्रसादांत की संज्ञा दी गई है। ऐतिहासिक नाटक प्रसाद जी ने अनेक प्रकार के नाटक लिखे हैं, जिनमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राजश्री इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी समस्या मूलक नाटक है। जनमेजय का नाग यज्ञ पौराणिक नाटक है। सज्जन कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, एक घूट और करुणालय इनके एकांकी है। करुणालय हिंदी का पहला गीति नाटक है। कामना एक प्रतीकात्मक नाटक है। ऐतिहासिक नाटकों में राजश्री उनकी प्रथम कृति है, जिसमें उन्होंने सम्राट राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन की बहन कान्यकुब्ज नरेश ग्रहवर्मा की पत्नी राजश्री की कथा को लिया है। इस नाटक में राजश्री के वृत्तांत के साथ साथ हर्षकालीन भारत का चित्रण भी किया गया है। विशाख का कथानक कल्हण की राजतरंगिणी से लिया गया है। अजातशत्रु संबंधी मिथ्या धारणा का कि उसने अपने पिता का वध करके प्राप्त किया है, जहां निवारण किया वही बौद्धकालीन भारत को भी प्रतिबिंबित किया गया है। चंद्रगुप्त इनका सबसे बड़ा नाटक है, जिसकी कथा वस्तु भी अत्यंत जटिल है। इसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पिप्पली कानन के क्षत्रिय थे। इस नाटक में मौर्य राज्य की स्थापना का विस्तृत चित्र दिया गया है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भारत के हुणों को खदेड़ना, भारत का केंद्रीयकरण तथा रामगुप्त के लिए स्कंदगुप्त का आत्मोत्सर्ग दिखाया है। ध्रुव स्वामिनी का कथानक भी गुप्त काल से संबंध है। इसमें इन्होंने गुप्त काल के रहस्य पर प्रकाश डाला है। जनमेजय के नाग्य यज्ञ में उन्होंने आर्य और नाग जातियों का संघर्ष दिखाया है। इसमें महाराज परीक्षित का वर्णन है।
प्रसाद ने अपने नाटकों द्वारा भारतीय इतिहास की विच्छिन्न कड़ियों को जोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया है। इन्होंने इस संबंध में विशाख की भूमिका में लिखा है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास में अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। उनकी यह दृढ़ धारणा है कि किसी भी जाति के आदर्शों के निर्माणार्थ ऐतिहासिक अनुशीलन परामर्शक है और इससे जाति का वर्तमान प्रकाशमय होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं कहीं पर काल्पनिक घटनाओं का और पात्रों की कल्पना भी की गई है, किंतु इससे ऐतिहासिकता पर कोई आघात नहीं पहुंचा। उनके ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय संस्कृति के प्रभावोत्पादक चित्र हैं, वर्तमान का जीवन संदेश तथा भविष्य की आशामय प्रेरणा है और इनके साथ साथ उनमें देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की गहरी छाप है। उनके ऐतिहासिक सूझबूझ की प्रशंसा प्रसिद्ध इतिहासवेता राखालदास ने मुक्त कंठ से की है। प्रसाद जी ने अनेक स्थलों पर हमारे इतिहास ज्ञान में संशोधन किया है। प्रसाद नाटकों पर प्रायः ये दोष लगाए जाते हैं कि उनकी भाषा क्लिष्ट है और शैली दुरू है। उनमें काव्यमयता और यत्र तत्र दार्शनिकता है, इसलिए साधारण पाठक उन्हें समझ नहीं सकता और कदाचित वे अभिनय के योग्य नहीं है। अस्तु प्रसाद की तत्कालीन सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने के लिए ऐसी शैली का आश्रय लेना पड़ा है। उनके नाटकों की अभिनेता की बात इस संबंध में शिवदान सिंह के शब्दों में कहे जा सकते हैं कि उन्होंने अधिकतर नाटक अभिनय हैं, किंतु अभी इस श्रेष्ठ कला के राष्ट्रीय रंगमंच के अभाव में खेले नहीं जा सके, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ है कि रंगमंच की संभावनाओं का भी अभी हमारे देश में पूरी तरह से विकास ही नहीं हुआ। अतः पहले से ही ऐसी धारणाएं देना अनुचित है। फिर हम बात करते हैं प्रसाद जी के पौराणिक और सामाजिक नाटक। प्रसाद के पौराणिक नाटक जनमेजय के नाग यज्ञ का उल्लेख किया जा चुका है। पौराणिक नाटक लेखकों में सुदर्शन, गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट के नाम उल्लेखनीय है। गोविंद बल्लभ पंत का वरमाला मार्कंडेय पुराण से संबंध है। सुदर्शन का अंजना और उग्र का गंगा का बेटा साधारण नाटक है। पौराणिक नाटककारों में उदय शंकर प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। इनके अंबा और सागर विजय प्रमुख पौराणिक नाटक है। गोविंद बल्लभ पंत का अंगूर की बेटी, सेठ गोविंद दास का प्रकाश और पाकिस्तान तथा उदय शंकर भट्ट के कमला और अंतहीन सामाजिक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटकों में प्रसाद का कामना और पंत का ज्योत्सना हिंदी के प्रतीकात्मक नाटक है। कामना में संतोष, विनोद और कामना आदि भावनाओं का मानवीयकरण किया गया है। कामना की अपेक्षा ज्योत्सना का विषय तो व्यापक है, पर इसमें नाटकीय शिथिलता है। समस्या मूलक नाटकों में बहुत से समस्या मूलक नाटक लिखे गए हैं। समस्या मूलक नाटकों में उपेंद्र नाथ अस्क एवं लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाम विशेष उल्लेखनीय है। उपेंद्र नाथ अस्क को स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, कैद, उड़ान आदि मार्ग नामक नाटकों में सामाजिक समस्याओं के उद्घाटन में आशातीत सफलता मिली है।